हेलो प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो दोस्तों आप ये ध्यान देंगे, विशेषताएं हम बहुत ही विस्तृत और वृहद रूप में पढ़ने जा रहे हैं और न केवल ये लोकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है बल्कि जो हाईली एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही उपयुक्त होगा। और यदि आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और यदि आप ये महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में, इन नोट्स को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप देखें, और ये जो नोट्स हैं एक किताब के नहीं हैं, एक पुस्तक के नहीं हैं, ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ही हैं और मेरी खुद की पर्सनल खोज रही है, डिटेल्स रही है, इंटरनेट का डाटा लिया गया है। ठीक है, समसामयिकाओं में जो लेख आते हैं उनसे इसमें लिखा गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है दोस्तों। आपको यदि लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो हम चलते हैं। आइए, तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है दोस्तों वो नगर नियोजन है। इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है? नगर नियोजन। ठीक है दोस्तों, सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, ठीक, किस सभ्यता की? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। हाँ, हो सकता है अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा रहेगा ये, तो जो इसका पार्ट बच जाएगा विशेषताओं का, वो हो सकता है मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँ, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो और ये जो इसकी जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो विश्व प्रसिद्ध है और उस समय भी विश्व प्रसिद्ध थी। ठीक है दोस्तों, दरवाजे के, अब आइए आप बात करते हैं। तो यहाँ के जो नगर थे वो आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ठीक है, आयताकार ग्रिड पैटर्न क्या होता है? मतलब यहाँ की जो नगर की सड़कें जो थी दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दिशा को जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक आयताकार आकृति बनती थी घरों की। और क्या है यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे जो दरवाजे पीछे की ओर गली में खुलते थे, मेन सड़क पर नहीं खुलते थे। ठीक है, जैसे आजकल देखते हैं हम, यहाँ के लोग इतने समझदार थे क्योंकि उन्हें पता था मेन सड़क पर से धूल वगैरह भर सकती है घर में। तो यहाँ जैसे मान लीजिए ये मेन सड़क है तो यहाँ से एक छोटी सी गली कटती थी और इस प्रकार से यहाँ पे घर बना हुआ होगा तो यहाँ पे दरवाज़ा खुलता था। समझ रहे हैं आप? मेन सड़क पे नहीं। लेकिन इसका एक अपवाद पाया जाता है और लोथल में जो दरवाजे खुलते हैं वो मेन सड़क पे ही खुलते हैं। ठीक है, तो इस अपवाद को भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों 3 प्रकार के भवन पाए गए हैं। ठीक है, जैसे आवास गृह पाए गए हैं जिनमें वो लोग रहते थे, सार्वजनिक भवन पाए गए हैं जो सबके लिए होते थे, और सार्वजनिक स्नानागार पाए गए हैं। सार्वजनिक भवन में जैसे अन्नागार आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। और ये जो भवन है पक्की ईंटों से बनाए गए थे। ठीक, और इन भवनों को बनाने में जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया था? जिप्सम के गारे का। ठीक दोस्तों, पक्की ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग हर जगह मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। चंदूड़ों से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, उनका प्रयोग साज सज्जा में होता होगा, घर को सजाने के लिए, डिजाइन निकालने के लिए। और इसका पक्की ईंटों का एक अपवाद मिला है क्योंकि कालीबंगा में कच्ची ईंटें मिली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ के जो नगर होते थे वो 2 तरीके से होते थे, मतलब एक ऊपरी नगर, एक निचला नगर। मतलब इसमें यह है, एक नगर ऊंचाई पे बना हुआ होता था जिसको गढ़ या दुर्ग कहा जाता था। इसकी रक्षा के लिए जो है क्या बोलते हैं, दुर्ग, चारों ओर दीवार बनाई जाती थी इस नगर के। यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं होता था, ना ही कोई दीवार बनाई जाती थी। ये पश्चिम दिशा में होता था, ये पूर्व दिशा में होता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, ये जो गढ़ है या दुर्ग है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, जैसे अन्नागार यहाँ पे स्थित होते थे। ठीक, ऊंचाई पर जो नगर स्थित था,
प्रशासनिक भवन स्तंभ यानी कि सभागार, प्रशासनिक भवन का मतलब है सभागार, जहाँ सबकी मीटिंग होती थी। ठीक दोस्तों, शासकों और अभिजात वर्गों के आवास इन्हीं ऊंचाई वाले नगरों पर होते थे। निचला नगर में क्या होता था? निचला नगर में देखें, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे कोई चार दीवारी वगैरह नहीं होती थी इस नगर की, ये खुला नगर होता था और ये आम जनता, किसान, श्रमिक आदि इन्हीं नगरों में रहते थे। लेकिन इन नगरों में भी जो आवासीय सुविधाएं थी, देखो दोस्तों, वो वायु संचार वाहिकाएं बनी हुई थी जिनमें हवा का आना जाना होता था और लगभग हर आवास में निजी कुएं पाए जाते हैं। साथ ही कुछ आवासों पर जब खुदाई हुई तो सीढ़ियाँ पाई गई, जिससे पता चलता है कि कोई कोई भवन यहाँ पे 2 मंजिला भी था। इन भवनों में अलमारियाँ पाई गई हैं, दरवाजे पाए गए हैं, खुला आंगन है, एक कोने में रसोई भी है और शौचालय भी पाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे थे गढ़ और जो पश्चिम और पूर्व, यानी कि 2 तरीके से पाए गए हैं नगर, एक ऊपरी तरफ, एक निचली तरफ। लेकिन धोलावीरा में हम जाएंगे तो यहाँ पे त्रिआवासीय प्रणाली पाई गई है। त्रिआवासीय प्रणाली मतलब नगर 3 प्रकार से पाए गए हैं। दुर्ग वाला भी पाया गया है जिसको हम गढ़ कहते हैं, फिर मध्यम में है और फिर पूर्व में है। चंदोलों में जाते हैं तो यहाँ पे कोई दुर्गीकरण हमको नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, मतलब इस प्रकार से वहाँ भी नहीं है, वहाँ सब केवल नीचे है, कोई दुर्ग नहीं है। लोथल की बात करें तो दोनों भाग एक साथ दुर्गीकृत है, मतलब ऊपरी नगर भी और निचला नगर भी, दोनों में दुर्गीकृत है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब अन्नागार की। तो अन्नागार ये एक जगह नहीं पाए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये सुन लो, कभी आप सोचे हड़प्पा में है या मोहनजोदड़ो में है, ये 2-3 जगह मिले हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। लेकिन अन्नागारों की विशेषता क्या है? देखो, ये भी पक्की ईंटों से बने हुए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। बृहद स्नानागार है, पक्की ईंटों से बने हुए हैं इनमें। लेकिन अन्नागारों में देखो उनकी जो टेक्निक थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने माइंडेड थे। इनमें वायु संचार वाहिकाएं बनाई हैं ताकि वायु का आना जाना उसमें रहे, जिससे कीटों से रक्षा हो सके। और कीटों से ही रक्षा करने के लिए अन्नागारों के जो चबूतरे बनाए गए हैं वो ऊंचे करके बनाए गए हैं ताकि जल्दी से कीट उनमें प्रवेश ना कर पाए। ठीक दोस्तों, तो ऐसी टेक्निक वो जानते थे। आजकल हम गोदाम बनाते हैं, अनाज सड़ जाता है, सरकार से व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन देखो, अब से लगभग 5000 साल पहले का ये समय है, उस समय ये लोग इतनी टेक्निक्स जानते थे। बात करते हैं बृहद स्नानागार की। तो इसका जो ये मोहनजोदड़ो से मिला है, जो बृहद स्नानागार है, और इसका प्रयोग किस लिए होता था? तो सार्वजनिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसका हम बताएंगे क्यों। क्यों यहाँ पे धर्मानुष्ठान, कर्मकांडीय पवित्रता आदि के लिए कार्य किया जाता था। इसमें चारों ओर दीर्घ और कक्षों का निर्माण है। आप जाएंगे ना इसमें, मतलब कभी देखने जाएं, ये है वैसे जैसे ये तालाब है, मतलब स्नानागार है, तो ये थोड़ा अंदर की ओर है। इसके दक्षिण और उत्तरी सिरे से नीचे को सीढ़ियाँ उतर रही हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे दीर्घा बनी हुई है और उनमें कमरे हैं। कक्षों का मतलब है कमरे बने हुए हैं। और इनकी भी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन कक्षों के दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं खुलते, प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो सीढ़ियों के बारे में मैंने बता दिया। उत्तर व दक्षिणी सिरे पर सीढ़ियाँ हैं, तो इतनी सारी सीढ़ियाँ, ये एक व्यक्ति का स्विमिंग पूल नहीं हो सकता, तो इसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए ही किया जाता होगा। यदि इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई की बात करें तो इसकी लंबाई 11.88 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.93 मीटर है। वैसे ये चीज़ आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये 2 नंबर मैंने गलती से डाल दिया है। ये भी जो उदाहरण है, ये अभी हमारा जो नगर नियोजन व्यवस्था है, ठीक है, इसी का ये पार्ट चल रहा है। जैसे आयताकार ग्रिड पैटर्न सड़कों का हो गया, इसमें कमरे आगे किस प्रकार से होते थे, और अब उसी में नगर नियोजन में ही है उन्नत जल निकासी का होना, नगरों में उन्नत जल निकासी का होना। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण धोलावीरा है, मैंने आपको बताया है। अच्छा, कैसे थी? देखो दोस्तों, घरों की जो नालियाँ थी, जैसे आजकल होता है हमारे गांव में, घरों से छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं और वो मेन सड़क से जा करके जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे घरों की नालियाँ और सड़क की बड़ी नालियाँ आपस में जुड़ती थी।
दोस्तों मेरी तबीयत खराब हो रही है, नज़ला हो रहा बहुत तेज़, इसलिए हो सकता है शब्द कुछ आपको समझ में नहीं आए, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक एक शब्द समझ में आए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। तो घरों की नालियाँ और सड़क की बड़ी नालियाँ आपस में जुड़ती थी, मैंने प्लस का निशान इसलिए बनाया है। इससे इनमें साफ सफाई और इन नालियों में साफ सफाई हेतु इनको शिथिल रूप से ढका जाता था। मतलब ऐसे नहीं है कि जाम करके ढक दिया, इस प्रकार से ढका जाता था ताकि जब सफाई की जाए तो उसको आराम से ढकने को उठाया जाए और उसकी सफाई कर दी जाए। अच्छा, इन नालियों में कुछ कुछ दूरी पर, जैसे ये नाली है तो यहाँ पर 10 मीटर पर 20 मीटर पर मलकुंड बनाए गए थे जिनको शिशपिट कहते थे। इनमें जो पिट मतलब कीचड़ वगैरह जो होती थी वो रुक जाती थी और पानी आगे को बढ़ता रहता था, और इनकी सफाई बाद में कर दी जाती थी। आजकल हम अपने शहरों में भी ऐसा नहीं है, वो सारी कीचड़ पूरे नाले में ही भर जाती है। वरना देखो, अगर नालियों के बीच में एक गहरा गड्ढा सा बना दिया जाए तो जो कीचड़ है वो इसमें प्रवेश कर जाएगा और पानी ऊपर को तरता हुआ निकल जाएगा, और इसमें से बाद में सफाई कर ली जाए तो कितना अच्छा था उन लोगों का। देखो, हम लोग भी शायद ऐसी टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं वर्तमान युग में। धोलावीरा से बना दिया, यहाँ से लकड़ी से बनी नालियाँ प्राप्त हुई हैं ताकि सफाई करने में आसानी रहती थी। और धोलावीरा उन्नत जल निकासी का सबसे बढ़िया उदाहरण है। हालांकि लोथल में भी उन्नत जल प्रबंधन मिलता है, आप याद रखेंगे, लेकिन इसका एक अपवाद है बनावली। बनावली में जल निकासी का अभाव पाया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको मज़ा आ रहा है तो हमारी वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। शेयर करते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपके लिए और मेहनत करेंगे। ठीक है, और नई नई चीज़ें लेके आएंगे। मैं सोच रहा हूँ करंट पे भी लेके आऊँ, लेकिन करंट पे दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स दे सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मेरे करंट थोड़े पुराने हो सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए 15 दिन पहले की घटना है तो मैं आपको बाद में ही दे सकता हूँ, लेकिन इतना है आपको तैयार जो मटेरियल मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे बात करते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी विशेषता वो ये है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। समझ रहे हैं आप? तो कांसा किससे बनाया जाता है? तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता है। तो कांसे की ढलाई के बहुत सारे यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। और ध्यान रहे, कांसे से बहुत मूर्तियाँ निर्माण और मोहर निर्माण, है ना, ये काम किया गया है। तो मूर्तियाँ निर्माण में कौन सी तकनीक ये प्रयोग करते थे? लुप्त मोम तकनीक। कौन सी तकनीक प्रयोग करते थे? लुप्त मोम तकनीक। ये लुप्त मोम तकनीक क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये मोम की एक मूर्ति बना लेते थे, मोम की मूर्ति, और उसके ऊपर मिट्टी का एक लेप चढ़ा देते थे। ठीक है, उस मूर्ति पर उसी की तरह बाद में एक छिद्र के द्वारा आंच में तपा करके इसको सुखा लिया जाता था, जो मिट्टी का लेप चढ़ाया। जब सूख जाने के बाद इसका जो मोम का लेप, ये अंदर मोम की मूर्ति है, इसे पिघला करके मोम बाहर को निकाल दिया जाता था, और ये खोखा खोखा बचता था दोस्तों मिट्टी का। और इसके अंदर फिर से कांसा, पिघलाया हुआ कांसा भर दिया जाता था, और सूख जाने पर इस मिट्टी के लेप को हटा दिया जाता था और कांसे की मूर्ति बन करके तैयार हो जाती थी। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक, और यदि इसके बारे में बात करें तो ये विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है। ठीक है, ये जो नर्तकी है ये नग्न अवस्था में है, इस पे कोई वस्त्र वगैरह नहीं है, केवल आभूषण इसने पहने हुए हैं और त्रिभंग नृत्य में है ये। इसके बाएं हाथ में चूड़ियां हैं, दाहिने हाथ में कंगन में ताबीज है। हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से अगर बात करें तो जो हड़प्पा नगर है वहाँ से हिरण का पीछा करते हुए एक कुत्ता है जो कि कांस्य मूर्ति है, ये मिली है। कालीबंगा से कांसे का बैल मिला है। ठीक है दोस्तों, आधि ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको कहा जाता है। आधि ऐतिहासिक मतलब यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है, लिखाई का साक्ष्य तो मिला है लिपि का, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, तो जो सामग्री पढ़ी नहीं गई है वो आधि ऐतिहासिक सभ्यता में आता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के राजनीतिक संगठन के बारे में, लोगों के बारे में, कैसे वो रहते थे, क्या करते थे।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका मतलब, इंडस वैली सिविलाइजेशन 600 वर्षों तक निरंतर रही। ये भाई 2350 से लगभग 1750 तक, तो 600 वर्षों तक निरंतर रही। तो सीधी सी बात है 600 वर्षों तक शासन चलाना कोई इस प्रकार से नहीं है, और एक केंद्रीय नेतृत्व के रूप में चलाना, इतना सारा विकास डेवलपमेंट होना, इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ राजनीतिक संगठन रहा होगा। तो अतः 600 वर्षों तक निरंतर रही, अतः उच्च केंद्रीय राजनीतिक संगठन रहा होगा। RS शर्मा कहते हैं, जो इतिहासकार हैं, एक पुरातात्विक हैं, वे कहते हैं कि वाणिज्य एवं व्यापार के ज़्यादा साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से विदेशों से संबंध मिलते हैं। अतः प्रशासन जो किया होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, वो वणिक वर्ग ने किया होगा, ऐसा ये मानते हैं। ठीक, वही जो एक हंटर इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम हंटर है, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था होती थी वो जनतांत्रिक पद्धति के द्वारा होती थी। इसका वो एक कारण बताते हैं, क्योंकि जो दुर्गीकृत भवन हैं उनमें सभा भवनों का मिलना, स्तंभ महलों का मिलना, कि वहाँ पे सभा होती थी। फिर सार्वजनिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक अन्नागार वगैरह वगैरह जो हमको मिले हैं, तो उसके आधार पर ये कहते हैं कि यहाँ पे जनतांत्रिक पद्धति रही होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों सामाजिक संगठन की। यहाँ की सामाजिक संगठन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहाँ का खान पान, स्त्रियों की दशा, सामाजिक व्यवस्था। तो क्या है दोस्तों, सैंधव समाज इस टाइम पे 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये सैंधव समाज मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है, इसमें एक विशिष्ट वर्ग होता था जिसमें पुरोहित, राजा, प्रशासनिक अधिकारी आदि लोग आते थे। मध्यम वर्ग में जो वणिक वर्ग था, जो मतलब व्यापारी वगैरह, ये आते थे। और तीसरे में निम्न वर्ग, कमजोर वर्ग, कृषक, किसान, ठीक है, आदि ये लोग आते थे। और यहाँ पे बताया दुर्ग में जो रहते थे, दुर्गों में कौन कौन रहते, जो दुर्गी ऊपरी जो नगर था, ठीक है, गढ़ जिसको बोलते हैं, इसमें पुरोहित रहते थे, व्यापारी, प्रशासनिक व्यक्ति, सैनिक एवं शिल्पी। शिल्पी मतलब कारीगर। जबकि निचला जो हिस्सा था नगर का, उसमें कमजोर वर्ग यानी कि कृषक, कुंभकार, बढ़ी, श्रमिक आदि लोग रहते थे। ठीक है दोस्तों, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता से दास प्रथा का प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। यदि इनके खान पान एवं रहन सहन की बात की जाए तो यहाँ पे खाने पीने के, वस्त्रों के एवं ये आभूषणों के शौकीन थे। खाने पीने में ये शिकार करते हुए दिखाई जा रहे हैं, ठीक है। और उर्वरता देवी की है, तो सीधी सी बात है खेती करते रहेंगे तो खाने पीने के अच्छे ये शिकारी मतलब रहे। आभूषणों में बात करें तो सोने, चांदी, माणिक्य से बनते थे, ठीक है। देखो हाथी दांत मिला था, ये हाथी दांत तथा शंख आदि का जो कार्य है वो अलंकरण में, साज सज्जा में एवं चूड़ियाँ, इनका उपयोग साज सज्जा में किया जाता था। हाथी दांत से कंघियाँ, सुइयाँ बनाई जाती थी। इसका साक्ष्य चंदोलों से मिलता है। चंदोलों में ही लिपस्टिक भी मिलती है, ठीक है दोस्तों। चंदोलों से क्या मिलती है? लिपस्टिक। और चंदोलों से ही मन के बनाने का कारखाना मिलता है, जिसके द्वारा ये माणिक्य आदि के द्वारा आभूषण बनाए जाते थे, ठीक है। मनोरंजन में ये लोग पासा खेलते थे, शिकार और नृत्य करते थे। और यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही तरह के थे, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया है। इसके आगे की जो विशेषताएं हैं वो हम अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।